कोरोना ने इमरान खान को बचाया है। अगर ये कोरोना की वबा ना आती तो ये हुकूमत अपने बोझ तले तकरीबन मार्च, अप्रैल, मई इस अरसे में गिरने के लिए तैयार थी। ये इनको एक लाइफ लाइन मिली है, कोरोना ने ऑक्सीजन दी है। ये हुकूमत सबसे बड़ा मसला है, इस बात पे हमारी दोनों जमातों का इत्तेफाक है। तो इससे जान छुड़ानी है, जान छुड़ाना गिराना ही होता है ना। इस हुकूमत से निजात के लिए क्या मौसर लाएमन है, इसी एजेंडे के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है। ईद उल अजहा के फौरन बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इजलास होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टू द पॉइंट के साथ मैं हूं जमील सुखेरा। नाज़रीन, प्रोग्राम के मेज़बान मंसूर अली खान आज छुट्टी पर हैं, इसलिए इस शो की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं अंजाम दे रहा हूं। नाज़रीन, आखिरकार आज मुस्लिम लीग नून के वफ्द की बिलावल भुट्टो से मुलाकात हो ही गई, लेकिन आज भी मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस मुलाकात में शरीक नहीं थे। पीपल्स पार्टी की क़यादत पिछले कुछ अरसे से इस कोशिश में थी कि बिलावल भुट्टो और मियां शहबाज शरीफ साहब की कोई मुलाकात तय पा जाए, ताकि अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ मुत्तफ़िका लाहेअमल तय किया जा सके और अपोजिशन की एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की जा सके। लेकिन इस मुलाकात में मुसलसल ताखीर होती रही और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुलाकात ना करने और APC में ताखीर की वजह से मियां शहबाज शरीफ की सेहत करार दिया जाता रहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आज आखिरकार मुस्लिम लीग के मरकजी कायदीन पर मुश्तमिल वफ्द ने लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की और इस मुलाकात में ईद के बाद अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराने पर इत्तफाक किया गया है। अपोजिशन की ये मुलाकातें और APC का मकसद क्या है? क्या अपोजिशन तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के लिए ये सब कर रही है या सिर्फ हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए ये हरबे इस्तेमाल कर रही है? सवाल ये भी है कि क्या अपोजिशन तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने की हिम्मत और सलाहियत भी रखती है? इस सवाल का जवाब हम शो में लेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी के असासे जाहिर किए। ये अच्छा कदम तो ज़रूर है, लेकिन साथ ही काबीना में शामिल कुछ मुआवनीन खुसूसी की दोहरी शहरियत ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इस पर भी हम बात करेंगे। आज के शो में हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तशरीफ़ रखती हैं सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली जनाब नफीसा शाह साहिबा। आप सबको मैं खुश आमदीद कहूँगा और बात का आगाज़ सदाकत अली अब्बासी साहब आपसे करूँगा, क्योंकि अपोजिशन ने हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का आज मुतालबा कर दिया है। आज कमर ज़मान कायरा और एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनका ये कहना है कि ये कोरोना ही था जिसने हुकूमत को बचाया हुआ था, वरना हुकूमत गिरने की पूरी तैयारी थी। तो क्या कोई परेशानी है आपको? APC बुलाई जा रही है, अपोजिशन एक बार फिर इकट्ठी हो रही है। सदाकत अली अब्बासी साहब की तरफ हम जाएंगे। मलिक साहब, सेम क्वेश्चन फॉर यू। APC बिलाखिर हो गई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात क्यों नहीं हुई बिलावल साहब से? देखिए, शहबाज साहब का शुक्रिया जमील आपका। शहबाज साहब की तबीयत की नासाजी की वजह से वी ऑल नो कि वो कोरोना पॉजिटिव हुए और फिर उसके बाद डॉक्टर्स की एडवाइस पे भी थे। 2-4 रोज़ कबल उनकी एक डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हुई। तो बेसिकली तो उनकी शहबाज साहब की तो जो बात है वो उनकी तबीयत के साथ है। सही। और कुछ नासाज भी थी और कोरोना के भी फैक्टर बीच में था। तो ईद के बाद होने वाली APC में यकीनन इंशाअल्लाह हमारी अल्लाह से दुआ है कि वो रूबे सेहत हों और वो ज़रूर शिरकत करेंगे। हम सब की भी बिल्कुल दुआ है। तो फिर APC आज फिर जो बिलावल साहब से मुलाकात हुई नून लीग के वक्त की, एहसन इकबाल साहब थे या सादिक साद रफ़ीक साहब, तो क्या तय पाया उसमें? लाहेअमल क्या होगा? क्या हुकूमत गिराने की तैयारी होगी या फिर गवर्नमेंट को टफ टाइम देने की तैयारी होगी? ये देखिए, जो आज की मैंने प्रेस टॉक सुनी एहसन साहब की और कमर ज़मान कायरा साहब की, उसमें तो बड़ा क्लियर था कि हुकूमत गिराना, जान छुड़ाना, बड़ा दो टोक अल्फाज में कहा कि इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। तो जान छुड़ाना तो गिराना ही है और वो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपनी जो भी अपोजिशन का लाएअमल तय करें वो इस हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए करें। तो इस गैर जमहूरी अमल में नून लीग पूरा साथ देगी पीपल्स पार्टी? नहीं, गैर जमहूरी तो कतई तौर पे नहीं, हम जमहूरी अंदाज में चाहते हैं। तो हम ये हुकूमत गिराना जमहूरी अंदाज तो कहीं से नहीं होगा ना मलिक साहब?
नहीं, लेकिन अगर हुकूमत, बल्कि एहसन इकबाल साहब ने ये कहा कि शायद कोरोना ना होता तो मार्च अप्रैल मई में उन्होंने तैयारी दुरुस्त थी कि ये गवर्नमेंट जो है वो गिर सकती थी। अब वो क्या वो खुद से गिर सकती थी या आपकी पूरी तैयारी थी कि गिराया जाएगा गवर्नमेंट को? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत की अपनी कारकर्दगी इस पर बोझ है जिसकी बुनियाद पर ये गिरेगी। सही। और ऑपोजिशन का मौक़िफ़ भी ये है कि ये गवर्नमेंट जो है जितने दिन रहेगी उतने दिन बड़ा नुकसान होता रहेगा। सही। और बड़े नुकसान से हमारी मुराद ये है कि ना मईशत की सिमत दुरुस्त होगी, ना गवर्नेंस की दुरुस्त होगी, ना ये बेसिकली उन नॉर्म्स पे पूरे उतरते हैं जो कि सोसाइटी में इस जो समाजी सियासी जितनी भी हैं वो सबसे बेबहरे हैं। पब्लिक डिस्कोर्स में गालियां देते हैं बैठ के, आप देख लें इनका पब्लिक डिस्कोर्स है। किसी शरीफ आदमी का बारिंग फ्यू आप तीसरे से बात ही नहीं कर सकते इनके साथ। तो हल ये निकाला अपोजिशन ने कि गवर्नमेंट ही गिरा दी जाए, बजाय इसके कि आप महंगाई के लिए सड़कों पर आए या फिर किसी एक मुद्दे पे किसी एक इशू पे दबाव डाला जाए। हम अवामी दबाव बढ़ाकर इस हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। हम इनके खिलाफ एजिटेशन जो है वो हम डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं। हम इनकी तरह एजिटेटर्स नहीं हैं, हम डिमॉन्स्ट्रेटर्स तो हो सकते हैं। सही। हम पॉलिटिकल करेक्टनेस के साथ डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ये जो इन्होंने रस्ते इख्तियार किए थे सिविल नाफरमानी के, धरने के, अनारकी के, वो रस्ते आप नहीं अपनाएंगे। देखें, उससे हम रिफ्रेन कर रहे हैं, उनसे हम कोशिश कर रहे हैं, हतल वसा कोशिश कर रहे हैं कि उनसे इज्तनाब करें, कहीं वो ऑर्डर ऑफ द डे ना बन जाए। सही। देखें, जब ये धरना दे के तहरीक इंसाफ हुकूमत गिराने के लिए गई तो मैंने ऑलमोस्ट हर चौक में हर छोटी बड़ी बात पर धरने होते देखे। उसके बाद बिल्कुल ऑर्डर ऑफ द डे बन जाता है। बिल्कुल। ये तब तक बैठे रहे, इनको उठाने के लिए अल्लाह ताला मुझे, जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक खौफ से मेरे जिस्म के अंदर एक सनसनी फैलती है। और वो वाक़या आज भी हमारी यादाश्त पे नक्श है। वो तो APS का वाक़या हो गया और ये फिर वहाँ से उठ गए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी आ गए। सबके बावजूद मलिक साहब गवर्नमेंट तो नहीं गिरी ना, धरना दिया या जो भी उन्होंने तरीका अपनाया, लेकिन उसमें गवर्नमेंट गिराने की तरफ गवर्नमेंट तो नहीं गिरी। गवर्नमेंट ने तो अपना पूरा काम किया। वो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही थी। वो गवर्नमेंट पाकिस्तान से बिजली के अंधेरे ख़त्म कर रही थी। वो गवर्नमेंट लोड शेडिंग के अजाब से आपको बचा रही थी। मैं वापस आता हूँ मलिक साहब, नफीसा शाह साहिबा से मैं पीपल्स पार्टी का टेक ले लूँ इसी पे, क्योंकि एक बड़ी बहुत एक आम डेवलपमेंट है। इस APC का बड़ा इंतजार था कि बैठा जाए, खास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी, और आगे का लाहेमल तय किया जाए। लेकिन आज भी शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात नहीं हो सकी बिलावल साहब से। जैसा मलिक साहब ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ईद के बाद होने वाली APC में जरूर उनकी मुलाकात होगी। नफीसा साहिबा, सेम क्वेश्चन फॉर यू, क्या प्लानिंग क्या है, लाहेमल क्या होगा ऑपोजिशन का? गैर जमहूरी तरीका नहीं अपनाया जाएगा, मलिक साहब ने भी अभी ये कहा, लेकिन बात एक ही है, फ्रेज एक ही है पीपल्स पार्टी और नून लीग का कि गवर्नमेंट गिराई जाएगी। तो ये कैसे करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं इस मौजू से बात करने से पहले मैं जो कल इन्होंने अपने वज़रा के बिल आखिर जो स्पेशल असिस्टेंस के असासों के हवाले से और शौरियत के हवाले से जो डेटा रिलीज किया है, उससे हम एक बार फिर अपने डिमांड दोहराएंगे कि ये टॉपिक भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। मैं चाह रहा हूं पहले APC डिस्कस कर ली जाए। मैंने शुरू किया है, मैं छोटी सी बात करूंगी, फिर बाकी हम इस पे मैं अपनी डिमांड रखूंगी कि हमारी पार्टी का जो इसमें मौक़िफ़ है कि क्योंकि खान साहब ने इस पे इन डुअल नेशनल को बहुत ही सख्त अल्फाज में कहते थे कि डुअल नेशनल्स का कुछ लेना देना नहीं है इस मुल्क की हुक्मरानी के लिए, इसलिए वो इस्तीफे दें, घर जाएं। तो हम भी यही उनके वर्ड्स दोहराकर ये डिमांड करेंगे कि ये जो 4, 5, 8 ये जो मुरब्बा है इनका, कहीं फॉरेन रेजिडेंट हैं, कहीं ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, कहीं कोई और है, तो ये सारी चीज़ें या तो उधर रख के आएँ और या तो और असासे इधर मुल्क में वापस लेके आए, वरना फिर घर जाए, क्योंकि मुल्क की जो बहुत ही प्रेशस पॉलिसी मेकिंग है वो एक किराए की कैबिनेट जो है वो अगर चलाएगी तो मुल्क को और खतरे लाक होंगे, और ये इनके अपने अल्फाज हैं। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, देखें जो पॉलिटिक्स है वो इंडिविजुअल पार्टीज और अपने एजेंडा पर भी करती हैं, अपनी आइडियोलॉजीज पर भी करती हैं। आज फॉर इंस्टेंस प्राइवेटाइजेशन पर बात हुई तो PMLN ने प्राइवेटाइजेशन या न्यू लिबरल इकोनॉमी के हक में बात की, हमने उसके खिलाफ बात की, बिकॉज वी हैव अ वेरी डिफरेंट मॉडल ऑफ इकोनॉमी। और इसी तरीके से हमारी अभी भी
पार्टी अपनी भी पॉलिटिक्स कर रही है और अपनी ऑपोजिशन अपने एजेंडा पर कर रही है, लेकिन जो शराकत दारी है, हम साथ बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, और जो मुल्क को मसाइल हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऑपोजिशन मिलकर इस अवाम दुश्मन वबाई हुकूमत का मुकाबला करे। और उसलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की काफ़ी अरसे से कोशिश है कि वो अलायंस मेकिंग करें। अलायंस मेकिंग इज एन आर्ट। वैसे हमने मोहतरमा बीबी शहीद ने अपनी सियासत जो थी, बिकॉज शी वाज लीडिंग मूवमेंट्स फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी अगेंस्ट डिक्टेटर्स, तो उन्होंने काफ़ी अलायंस बिल्डिंग की। इस वक्त भी ये कोई एक डिक्टेटोरियल हुकूमत ही है, तो इसमें लेकिन अलायंस बिल्डिंग में टाइम लगता है। इस वक्त ऑब्वियसली नून के जो ज़मीनी इश्यूज हैं वो वही जानते हैं, बीमारी भी है और भी हो सकता है इश्यूज हो, तो इट विल टेक टाइम। नफीसा साहिबा, अगर अलायंस बिल्डिंग हो भी जाती है, अगर अलायंस बिल्डिंग हो भी जाती है तो प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? सोचा क्या आपने? कई दफा हुई है। देखिए, मौलाना साहब ने जब अपना मुजाहरा किया उसमें सारी जमातें ने शिरकत की। मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंसेस कई हुई हैं, एक नहीं, उसमें पीपल्स पार्टी ने शिरकत नहीं की थी नफीसा साहिबा? हुई है। सॉरी, उसमें पीपल्स पार्टी ने शिरकत नहीं की थी। मौलाना साहब के धरने की जो आप बात कर रही हैं, उसमें बिलावल साहब ने ये कहा था किसी भी ऐसे गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी पीपल्स पार्टी। नहीं, वो बिकॉज एक उसूली हमारा मौक़िफ़ है, क्योंकि हमने खान साहब, अगर पता नहीं पीटीआई के लोग हैं जो यहाँ डंडा बरदार और इन्होंने आके हमले किए और यहाँ पर जो धरने किए, उस मॉडल से हम खिलाफ हैं। लेकिन जहाँ तक ऑपोजिशन की तहरीक का सवाल है या प्रोटेस्ट का सवाल है, धरनों का सवाल है, हमने उनका बिल्कुल भरपूर साथ दिया था। तो आपका मॉडल क्या है? आप किस मॉडल के तहत निकलेगी पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी? देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर डिसाइसिव हमें एक्शन कराना है हुकूमत के खिलाफ तो फिर हमें मिलना होगा। आई होप कि PMLN इज ऑन द सेम पेज एज दिस। बाकी हम भरपूर ऑपोजिशन तो कर ही रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, उन्होंने पिछले जो कई प्रेस टॉक्स की हैं उसमें हर इशू, ये जो ऑर्डिनेंस वाला इशू है, ये वो लेके आए। हमारी पूरी पार्लियामेंट, हम लोग, हमें पता ही नहीं था कि ये है, उनको पता चला, वो सरफेस पे लेके आए। कुलभूषण ऑर्डिनेंस, FIA की रिपोर्ट है जिसमें वजीर आजम का नाम है कि वो अबराज कैपिटल से, उनके ओनर से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, फंडिंग लेते रहे। वो रिपोर्ट वो लेके आए हैं। तो हम भरपूर ऑपोजिशन कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, स्ट्रीट प्रोटेस्ट भी। उन्होंने ट्रेन मार्च पहले किया है, सिंध तक आगे भी बढ़ना है। अवाम से राब्ते हैं, कोविड की वजह से कुछ राब्ते जरूर हमारे डिले हुए हैं अवाम से, लेकिन जो ऑपोजिशन, भरपूर ऑपोजिशन है और इश्यूज की ऑपोजिशन है। और जो ये कहते रहे हैं कि हम करेंगे, जब वो चीज उस पे यू टर्न लेते हैं तो हम उनको आड़े हाथों लेते हैं, हम उनको वी पुट देम ऑन द डिफेंसिव, और ये एक अच्छी ऑपोजिशन का काम है। पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आपका। जहां तक इश्यूज की ऑपोजिशन की बात है तो आपकी बात से मैं भी इत्तेफाक करूंगा और तमाम देखने वाले भी, ऑपोजिशन पार्टीज भी इत्तेफाक करेंगे कि इश्यूज तो ऑपोजिशन का ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि वो इश्यूज की सियासत करे। लेकिन ये सियासत करना कि आज जिस तरह APC के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि गवर्नमेंट मुस्ताफी हो जाए या फिर हमारी पूरी तैयारी है कि हम गवर्नमेंट को गिराएंगे, जब तक ये रहेगी ये गवर्नमेंट हमारी मईशत ठीक नहीं हो सकती। तो सदाकत अली बाजी साहब, अगर ये अलायंस हो जाता है, ईद के बाद भी APC होती है, कोई एक बड़े प्लान के साथ ऑपोजिशन बाहर आती है, तो क्या गवर्नमेंट को कोई खतरा है या गवर्नमेंट क्या समझती है कि ऑपोजिशन इतनी सलाहियत रखती है कि वो गवर्नमेंट को गिरा सके? बहुत शुक्रिया जमील साहब। ऑपोजिशन है, इनका बिल्कुल हक है सियासी कि ये एजिटेट करें और ये अपने आप को अलाइव और अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए जो ये करें, इनका हक है। मुझे इनकी सियासत पे कोई एतराज़ नहीं है। मलिक साहब ने कहा कि ये हुकूमत तो गिराना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ही कोई आइनी और बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म के पढ़े लिखे किस्म के लोग हैं कि ये वहाँ बैठ के APC करेंगे और हम हुकूमत छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये जमहूरी नहीं, ये बड़े जमहूरी लोग हैं और बड़े मतलब अखलाकियात से भरे हुए लोग हैं। तो ये बहरहाल मेरा ख्याल है कि ऐसे ही एक नैरेटिव है जिसका कोई वज़न नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि इनका सबसे बड़ा इशू ये है कि ये कभी पब्लिक एजिटेट नहीं कर सकते। एजिटेशन के लिए आपको वर्कर्स चाहिए, वर्कर्स के लिए मोटिवेशन चाहिए, उसके लिए नज़रिया चाहिए,
और नज़रिया भी, एक नई पार्टी तो बातें कर सकती है, लेकिन इनका कारकर्दगी, इनकी लीडरशिप, इनका रोल, इनका जो एक सियासी कैरेक्टर है वो बड़ा एक्सपोज्ड है। और रिसेंट पिछले 10 सालों में कुछ तो इन्होंने अपने आप को एक दूसरों को बता के एक्सपोज किया। मियाँ साहिबान ने जो जरदारी साहब के बारे में फरमाया, और जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने जो मियाँ साहब के बारे में फरमाया, वो इस कौम के लिए कोई नई बात नहीं है, लिहाजा पीपल नो हु दे आर। अब अगर अब ये चाहते हैं कि लोग निकलें, इनकी लीडरशिप सारी, कोई यहाँ अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बीमार है, मैं ये नहीं कहता कि बीमारी चले किसी को भी हो सकती है, लेकिन वो हर वक्त बीमार ही रहते हैं, बाकी मुल्क से बाहर हैं, और वर्कर जो है वो आके डंडे खाएं, और ताकि मरियम साहिबा और उसके बाद शहबाज साहब के बेटे वजीर आला बने और वजीर आजम बने और जरदारी साहब के बेटे बने, और ये खुद कोई तकलीफ ना देखें, और इन पे दर्जनों केसेस हैं, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। लिहाजा ये मेरा ख्याल है कि अपना वक्त गुजारी कर रहे हैं, ये इलेक्शन के करीब जाके कोई थोड़ी बहुत बाहर निकलेंगे ताकि रेलिवेंट रहे। अदरवाइज जिस तरह की गवर्नमेंट इनको मिली है, इनका ख्याल था कि कोविड में ये हमें परेशान कर देंगे, इन्होंने वो सारी लंदन और अमेरिका और बरतानिया की तकरीरें और पता नहीं हेले कॉलेज और वो इंपीरियल कॉलेज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हमें आके बातें करते हैं, वहां पे ये हो गया। मिड जुलाई में मलिक अहमद खान साहब कहते थे कि अस्पतालों में रश पड़ जाएगा, लोग सड़कों पे होंगे, हम कत्ल करने लगे। ये सब कुछ इनका फेल हो रहा है, बिकॉज इनका सारा जो थीसिस है वो पाकिस्तान से तो है ही नहीं, ये बाहर की अखबारें पढ़ के तो यहाँ कमेंट करते हैं, लिहाजा पाकिस्तानियों के लिए इररिलेवेंट है इनकी सियासत है। ये जो बातें करें, मुझे लगता है कि इनके पास बेचने को कुछ भी नहीं है। लीडरशिप पे पॉलिटिकल इतना दबाव है आवाम का, केसेस करप्शन के बेपनाह हैं, दर्जनों केसेस हैं, तो ये अपने आप को सिर्फ जिंदा रखने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। सही। नफीसा साहिबा वांट्स टू ऐड समथिंग। मैं ये कह रही थी कि इनका 3rd क्लास है इनके लीडर का ऑक्सफोर्ड से, सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात ना करें ज्यादा। ओके, और 3rd है, नहीं पढ़ना लिखना और बात है। देखें बिलावल साहब ने पाकिस्तान में कोई तहरीक नहीं चलाई, उनको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता, वो तो कोविड के बारे में जो बातें कर रहे थे एक भी सच साबित नहीं हुई। सिंध गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा इस वक्त सिंध में केसेस हैं, सबसे ज्यादा लोग वहां पे डेथ हो रही है, तो मैं ये नहीं कह रहा, ये भी हमें दुख है कि क्यों है, लेकिन मतलब ये कि आपका जितना भी सियासत है वो रेलेवेंट ही नहीं है। हम जब कोरोना की बात कर रहे थे हमने कहा गरीब हैं, आप कहते हैं कोई गरीब नहीं है, हमने कहा दिहाड़ीदार मरेगा, आप कहते हैं लॉकडाउन करें, बिकॉज आपको जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड नजर आ रहा था, आपको तो पाकिस्तान का पता ही नहीं है। तो ये बात साबित हो गई कि आपको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता, आपकी सियासत वेस्टर्नाइज है, सोच वेस्टर्नाइज है, और सारी पॉलिसीज वो हैं, इसीलिए आपको यहाँ लोग पसंद ही नहीं करते, आप लिमिटेड हो गए हैं, आप तो सिंध का नारा लगाते हैं, और हमारे भाई पंजाब जाग पंजाबी जाग का नारा लगाते हैं। कल भी एक परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसन साहब की कि जी हमें पंजाब बचाना है, वो पंजाब बचा रहे हैं, आप सिंध बचा रहे हैं, असल में आप अपना वोट बचा रहे हैं और तासुब दिला रहे हैं। मौलाना के जब आप निकले थे तो आप हमें यहूदी और काफिर और वो सारे कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्टीमेटली कार्ड है आपका करप्शन का, जिसकी वजह से आप फारिग हैं, और करेंगे तो शायद। इस्लाम साहब, आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को कोई परेशानी नहीं है, एक नहीं जितनी मर्जी एपीसीज हो, ये सिर्फ टाइम पास है ऑपोजिशन का, लेकिन अगर इश्यूज की सियासत पे, अगर खासतौर पर महंगाई के खिलाफ अगर एपीसी भी होती है और ऑपोजिशन सड़कों पर आ जाती है, अवाम सड़कों पर आते हैं, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर गवर्नमेंट उसको किस तरह काउंटर करेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और बड़ा अहम मामला दोहरी शहरियत का है। अब वो गवर्नमेंट जो कल तक ये कहती थी कि दोहरी शहरियत के हामिल लोग असेंबली में नहीं बैठ सकते, किसी काबीना का हिस्सा नहीं हो सकते, उन्होंने नवाज शरीफ साहब से लेकर जितने भी नून लीग के लोग थे इसमें उन पर तनकीद करते रहे, लेकिन आज उनके अपने मुशीरान जब दोहरी शहरियत के निकले हैं तो अपोजिशन क्या कह रही है और उसको काउंटर गवर्नमेंट किस तरह कर रही है, ये इस इशू पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक अहमद खान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। अब डुअल नेशनलिटी, दोहरी शरीयत का जो एक मामला है, यकीनन एपीसी में यह भी डिस्कस हुआ होगा, अब इसको किस तरह टेकअप करेगी ऑपोजिशन? देखिए, ये मोर ऑफ अ लीगल, इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन ऑल्सो। ये एक इसकी सियासी जहत भी है और इसकी कानूनी हैसियत भी एक देखनी पड़ेगी कि क्या है। अच्छा, जहाँ तक ये आज दो आपके सामने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। गवर्नमेंट का ये है कि कानूनी तौर पे कोई बार नहीं है, क्योंकि सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट जो है
वो मेंबर पार्लियामेंट वो के लिए एक बार है कि वो ड्यूल नेशनल नहीं हो सकते, बिल्कुल, और उस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। तो वो लोग जो ये दलील दे रहे हैं कि ये बार नहीं है, तो उन्होंने किस लेंथ ऑफ इमेजिनेशन से ये तसव्वुर कर लिया कि कैबिनेट जो है वो पार्लियामेंट से नहीं तश्कील पाती, वो प्रोडक्ट जो है लेजिस्लेचर का वो उसका एक फंक्शन तो अपनी जगह पे रह गया, लेकिन कैबिनेट जो है वो इलेक्टेड पार्लिमानी निज़ाम के अंदर काबीना मुंतखब अफराद पर होती है। तो ये तो पार्लिमानी निज़ाम की नफ़ी है गैर मुंतखब अफराद का होना नंबर एक। वो जो जितने भी अनइलेक्टेड लोग हैं वो 17 हैं, वही इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के नज़दीक तरीन हैं, वही काबीना के फ़ैसले कर रहे हैं, और उन्हीं के जो है वो प्राइम मिनिस्टर के नज़दीक वो ज़्यादा है, और उनकी अपनी कैबिनेट के मेंबर्स की बात जो है कहने शुरू हो गए हैं। और कई बेशुमार जगह पे हमने सुना, वज़ीर हवाबाजी की स्टेटमेंट सुनी, फवाद की स्टेटमेंट सुनी हमने, फिर कपल ऑफ अदर्स, सबका यही शिकवा था। अब काबीना के अरकान ये कह रहे हैं, लेकिन ये बात वैसे भी दुरुस्त है कि पार्लिमानी निज़ाम में मुंतखब अफराद जो हैं वो काबीना का हिस्सा होते हैं। अच्छा, अब आपने मशीर रख ली हैं तो फिर वो दोहरी शहरियत के हामिल हैं। तो अगर उस पार्लिमान में जिसके क़याम के बाद उसमें से काबीना चुनी जाती है, तो उस काबीना का इंतखाब जो कि वज़ीर आज़म का कोई शक नहीं कि इख्तियार है कि वो अपनी कैबिनेट किस पे बनाए, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम का तकाजा ये है कि वो इलेक्टेड लोगों में से बनाए। अब वो दोहरी शहरियत पर वज़ीर आज़म का एक मौक़िफ़ है कि दोहरी शहरियत रखने वाले लोग कि जी देखें, जिनकी बाहर सर्विसेज देते थे या नौकरियां करते थे या अकामे देते थे, तो ये इनकी एक पब्लिक पोजीशन है। तो ये इसका सियासी पहलू है कि जब आप किसी पर तनकीद करते हैं तो आप इन चीज़ों को बुरा समझते हैं मुल्क की गवर्नेंस के लिए, और लेकिन जब आप अपनी काबीना मुंतखब करते हैं तो उसमें से 8, 10, 11 अफराद वो ले आते हैं जिनका पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई ताल्लुक भी नहीं बनता। तो आप ये कह रहे हैं जो आप पे तनकीद होती थी वो सही होती थी? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये पार्लिमानी निज़ाम की नफ़ी है। हम ये कह रहे हैं कि अगर पार्लिमान में दोहरी शहरियत के लोग नहीं जा सकते तो काबीना में भी बैठने पे उन पे वही उसी असूल के ताबे उनके ऊपर ममानियत होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जब आप इसको सियासी एतबार से देखेंगे तो इसी शख्स की जो आज वज़ीर आज़म है उनकी अपनी पोजीशन है, और वो पोजीशन ये है कि जो लोग बाहर किसी अकामा पे नौकरी करते रहे हैं या किसी अकामा पे काम करते हैं, मुख्तलिफ लोगों के बारे में बेबुनियाद बातें करके ये इल्ज़ाम लगाते रहे, तो आज ये सारे लोग जो हैं वो बाहर किसी न किसी तरीके से उनके या कोई उनकी लॉयल्टी जो है, मैंने इमरान खान को ख़ुद सुना कि वो ये कह रहे हैं कि उनकी लॉयल्टी जो है वो रहमान मलिक के बारे में ये स्टेटमेंट दे रहे थे, ख्वाजा आसिफ के बारे में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि वो क्या उस मुल्क के जहाँ पे ओथ ऑफ एलिजियंस लेते हैं वहाँ की शहरियत लेने के लिए तो उनके साथ लॉयल होंगे कि पाकिस्तान के साथ लॉयल होंगे। तो अभी इमरान खान बता दें कि ये जुल्फ़ी बुखारीज़, ये शहबाज गिल्स, ये नदीम बाबर्स, पता नहीं कौन लोग हैं, गैर सियासी लोग हैं, हम इनको नहीं जानते, इनका पाकिस्तान में क्या स्टेक है हमें ये भी नहीं पता। इनकी आमद जो है वो एक पैराशूटर के तौर पे इसी काबीना में है, इनकी इससे पहले कोई सियासी शनाख्त नहीं है, उनकी तरीके इंसाफ के साथ भी कोई ऐसी शनाख्त नहीं है अदर देन पर्सनल बॉन्डेज एंड फ्रेंडशिप एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इमरान खान। इसके अलावा उनकी कोई सियासी एक्टिविटी भी नहीं है। नफीसा शाह साहिबा, पार्टी मौक़िफ़ तो आपने प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात ही आपने ये की कि दोहरी शरीयत का जो मामला है उसमें आपकी पार्टी क्या कह रही है आपने बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया, लेकिन इसमें आप करेंगे क्या? आपके पास ऑप्शन क्या है इससे मुतालिक? क्या कोई कानूनी ऑप्शन ऑप्ट करेंगे फिर आप? देखिए, पीटीआई को सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ कि इनका जो इशू है वो मुनाफकत का है, और हर लेवल पर जो इन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूल नेशनल्स पर ली हुई थी, अब उन्होंने उसी के उलट कर रहे हैं। अब आप एक और इशू जिसका मैं इस वक्त बात करूंगी, जैसे हम लोग हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, हमारी एक एक चीज स्क्रूटनाइज होती है, हमारा रियल टाइम डेटा जो है वो ईसीपी उसको स्क्रूटनाइज करता है, लोकल जजेस इलेक्शन के टाइम पर स्क्रूटनाइज करते हैं, हम उस वक्त हमारे सस्पेंड हो जाते हैं फॉर्म्स, हम केसेस में जाते हैं, हम उनको रिस्टोर कराते हैं, एक एक रुपए का हिसाब हमसे लिया जाता है, फिर वी आर ऑफ कोर्स अकाउंटेबल टू द पब्लिक। अब और मेरे कई कोलीग्स जो हैं, आई नो देम, देयर सम वेरी गुड पीपल जो ड्यूल नेशनल की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। हाउ आर अंडर दो, एक आपका कानून ये है जो पार्लियामेंटेरियंस के लिए है, लेकिन आपके पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, ये पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं,
उनके पास पर्क्स हैं, उनके पास प्रिविलेजेस हैं, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, उनके पास पॉलिसी मेकिंग पावर्स हैं. सही. How can they not? How can they, have a different, policy for them? अगर ड्यूल नेशनल होने पर पार्लियामेंटेरियन डिस्क्वालीफाई होता है तो ये क्यों क्वालिफाई होते हैं? अब इशू ये है कि स्पेशल असिस्टेंस का जिक्र नहीं है, लेकिन राउंड अबाउट वे में ये दे हैव वायोलेटेड द लॉ बिकॉज दे एंजॉयिंग द पावर्स ऑफ द मिनिस्टर. अगर वो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, अगर वो मिनिस्टर्स के पावर्स यूज करते हैं, for effective purposes they are the ministers and they cannot be implication law की ये है. अब ये इधर उधर कोर्ट का कोई हवाला देंगे, लेकिन मुझे maybe we will challenge it. I can't say right now. ये तो पार्टी पॉलिसी है, लेकिन बज़ाहिर ये है कि ये इलीगैलिटी भी है और एथिकल क्वेश्चन भी है और इनका राउंड टर्न और यू टर्न और अबाउट टर्न भी है. एथिकली तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है नफीसा शाह साहब, आप ठीक कह रही हैं. एथिकली इसको देखा जाए तो वाकई ये एक सवाल तो पीटीआई के हर मेंबर से. स्पेशल असिस्टेंट्स आर बिहेविंग लाइक मिनिस्टर्स. व्हाई आर दे सिटिंग? पहले तो दे कैन नॉट सिट इन द कैबिनेट. व्हाई आर दे सिटिंग इन द कैबिनेट? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. इफ दे आर सिटिंग ऑन द कैबिनेट, अब मैं अपने मोल्स भेजूंगी, इनको देखूंगी, अगर बैठे हुए हैं कैबिनेट में तो हम फौरन हो सकता है कोर्ट से भी हम लोग रुजू करें या हम इस पे शोर मचाएंगे. They cannot, special assistants cannot sit in the cabinet. They are not cabinet members. सही. सदाकत अली भाई साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई बड़ी एक एक्सट्रीम पोजीशन लेने वाली पार्टी है. वजीर आजम साहब खुद भी डुअल नेशनलिटी को लेकर. तो फिर वो पीटीआई जो एक्सट्रीम पोजीशन पे होती थी, आज मुआवरीन खुसूसी डुअल नेशनल उनके साथ हैं, पॉलिसी मेकिंग भी कर रहे हैं. तो इस पे पीटीआई का क्या टेक है? देखें जमील साहब, ये जो हमें तनकीद कर रहे हैं, हमें अक्सर कहते हैं कि इनको अपनी तकरीरें सुना दें, ये बड़ी इनकी कोई गलत बातें करते रहे. देखें, हम जब अपोजिशन में थे तो हमारा एक बहुत बड़ा काम था. हम समझते थे कि ये दोनों ख़ानदानी पार्टियां हैं, इनका एक फैमिली डायनेस्टीज़ हैं. इन लोगों को पॉलिटिकल कल्चर पे, जमहूरियत पे, इकानमी पे, इदारों के रिफॉर्म पे हमने लोगों को एजुकेट किया और पब्लिक को इस चीज़ पे लेके आए कि पब्लिक जो है वो जो बिल्कुल डिसइनफ्रेंचाइज हुई हुई थी सिस्टम के साथ, उसको हमने इंगेज कराया, उनको गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सिखाया. और ये हमारा बहुत बड़ा रोल था इमरान खान साहब का. हम समझते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को रिफॉर्म किया, लेटेस्ट पॉलिटिक्स को इमरान खान ने, वरना ये तो अयूब खान और ज़ियाउल हक के साथ चलने वाले लोग थे. तो इनका ये नहीं, वो जो एक बहुत बड़ा रोल था. अब चूंकि हम एक ज़ाहिर हमने बड़ी एक हाई मॉरल पोजीशन दी हुई थी हर इशू पे, तो ये उस इशू पे हमें जो इन्होंने पाकिस्तान जो हमें हमारे हवाले किया, जब उस पे हमें जब हम उस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये हमें उनसे रिलेट करते हैं. पहली बात ये कि ये इस पार्टी का ये क्रेडिट जाता है कि हमने पहली दफ़ा SAPMs या जो एडवाइजर्स हैं उनके एसेट्स को डिक्लेयर करने का अपने ऊपर भी बार लिया. इमरान खान साहब ने भी इसका बार लिया और अब आज हमारे लोगों के उनकी शहरियतें आपके सामने आई. उसके बाद बिल्कुल आपका जमहूरी राइट है, आप हमें तनकीद करें. यहाँ तो ये था कि मुल्क के वज़ीर आज़म कहते थे मियाँ नवाज शरीफ साहब कि मेरे असासे मेरी अगर ज़राए से ज़्यादा है तो तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम कौन होते हो पूछने वाले. उसकी बजाय हम कहते हैं कि बिल्कुल आप सवाल करें. और मैं बिल्कुल मलिक साहब की बात से इत्तफाक करता हूं कि इसमें अगर कोई आईनी पोजीशन रुकावट है हम बिल्कुल फॉलो करेंगे. और ये भी एक डिबेट है, इस डिबेट को हमने खोला इसलिए है कि इसमें बात हो. बाकी ये कहते हैं ये लोग पता नहीं कहां से लैंड कर गए. इनकी इतला के लिए नदीम बाबर साहब 12 चीफ मिनिस्टर आपके साहब का जो थे शहबाज शरीफ साहब, उनकी इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटीज में उनके पता नहीं कहाँ एडवाइजर्स रहे. जरा रिकॉर्ड चेक कर ले और कोई एक दो बंदे आपको शायद पसंद नहीं भी होंगे. तो पहली बात ये कि ये जो आप पार्लियामानी जमहूरियत की बात करते हैं, ये कोई दुनिया में हरफ आखिर नहीं है. ठीक है, हमने फॉलो किया. ये बड़ी अच्छी बात है साहब, आपने कहा कि जो बिल्कुल ठीक है, आपने कहा ये डिबेटेबल चीज है, इस पे बात हो सकती है, इस पे फिर मजीद भी बात कर. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे. वेलकम बैक नाज़रीन. मलिक अहमद खान साहब, दोहरी शरीयत का जहाँ तक मामला है, आपको नहीं लगता कि जो असासे डिक्लेयर किए गए मुशीरों के, मुआवरीन खुसूसी के, इस पे तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना पीटीआई को कि उन्होंने सब डिक्लेयर किया, असासे डिक्लेयर किया. सुने ना जमील, देखिए मैं मलिक साहब सिर्फ 10 सेकंड लूंगा. मलिक साहब माजरत के साथ
सिर्फ please, सवाल please. करूंगा Please, कि sir, जब please. नदीम बाबर साहब तकरीबन आधा दर्जन इदारों शहबाज शरीफ साहब के साथ रहे, उस वक्त आपने असासे भी नहीं चेक किए। मैं बताता हूँ। हफीज शेख साहब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चलाते रहे, आपने असासे नहीं चेक किए। मैं बताता हूँ। आज हम असासे भी चेक कर रहे हैं, उनको शो भी कर रहे हैं, हम गलत हैं और आप सही हैं। कैसे? अच्छा, मैं बताता हूँ कि आप अब्बास साहब गलत कैसे हैं और हम सही कैसे थे। जी प्लीज। देखिए, नदीम बाबर काबीना की मीटिंग में कभी भी नहीं थे, आपकी काबीना में हैं, और हम उसी रूह के साथ जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रहमान मलिक के केस में किया, जो कि ज़्यादती थी, हम उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं मुतमिन नहीं हूँ। मैं नहीं समझता कि आप एक्सक्लूड कर दें उन पाकिस्तानियों को जो बैरून मुल्क मेहनत करते हैं और उनके पास वहाँ पे ड्यूल नेशनलिटी है। दे हैव एवरी राइट टू पार्टिसिपेट इन देयर ओन होमलैंड, या करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। और कब रोका, और उस पर जो आपके लीडर का मौक़िफ़ था, उस कानूनी पोजीशन पर जो सियासी पोजीशन इमरान खान की थी वो गलत थी। हम तब भी इसके नाकिद थे, लेकिन पार्लिमानी जमहूरियत में अगर आपने ये तय कर लिया है कि पार्लिमान में आप उनको नहीं जाने देंगे, तो कैबिनेट जो है वो पार्लियामेंट की एक एक्सटेंडेड पोजीशन है जो कि एग्जीक्यूटिव के पास, यानी जो आपकी स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और जो बेसिक स्ट्रक्चर जो सुप्रीम कोर्ट अपने 12 फैसलों में तय कर पाई है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने पावर डिराइव करती है पार्लियामेंट से, और अगर पार्लियामेंट के लिए ये कदगन है तो काबीना के लिए कैसे नहीं होगी, ये बात समझ से बालातर है। इस नुक्ते पर हम ये कह रहे हैं कि आपकी काबीना की फॉर्मेशन, उसकी कॉम्पोजिशन जो है वो इल्लीगल है। ये फ़र्क है नदीम बाबर के, उस वक़्त के नदीम बाबर और आज के नदीम बाबर का जो आपके साथ है। और इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि जो आपका जो अभी जमील ने बात की, बड़ी अच्छी बात की कि असासे डिक्लेयर किए, भाई ये तो मजाक किया, प्लेइंग फ्रॉड अपॉन द पब्लिक कॉन्शियंस है। कैसे कि कौन वेरीफाई कर सकता है कि जो डिक्लेरेशंस इन्होंने दी हैं अपनी उन कंपनीज की जो ऑफशोर्स हैं, उनको कौन चेक कर सकता है? सर मुझे बताएं जरा, इज देयर कैन एनीबडी लिफ्ट दैट कॉर्पोरेट वेल? इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार होगा? कौन जाएगा कि कौन बताएगा कि इनकी कितनी वेल्थ और इन्होंने सही डिक्लेरेशन दिया कि नहीं दिया? मैं पाकिस्तानी ओरिजिन का हूं और मैं अपनी डिक्लेरेशन करेक्ट या इनकरेक्ट दे रहा हूं, उसको वेरीफाई करने का तो स्टेट का लॉ मौजूद है। इनकी डिक्लेरेशन का क्या तुक हुआ? And what declaration that declaration means to me, जिसकी मैं वेरिफिकेशन से नहीं ले सकता। लेकिन एब्सर्ड मलिक साहब, आप ऑफशोर पे चले गए, ऑफशोर कब नहीं, ऑफशोर से मुराद मेरी कंपनी नहीं, ऑफशोर से मुराद जमील सुने ना, ऑफशोर से मुराद जो पाकिस्तान में जो वेल्थ वो डिक्लेयर करते हैं। अगर उनके एक मशीर कहते हैं कि मेरी बीवी के पास 5 लाख पाउंड का सोना है, तो मैं कहूंगा ना रसीदें दें, कहां पे हैं? आप रसीदों से पहले आए ना थोड़ा, आप कह ठीक रहे हैं, आप कह ठीक रहे हैं, लेकिन जिस डिक्लेरेशन की आप बात कर रहे हैं सर, छोड़े यार, जवाब दे दो। मतलब सोना ले लिया, कहीं से भी ले लिया, 5 लाख की रसीदें, छोड़े। खैर जी डॉक्टर साहब, जवाब दे दो। जवाब क्या ये देना? मलिक साहब, इसके पीछे विजन ये है कि आज ये गवर्नमेंट में आए हैं और इससे पहले जो कुछ इनके पास था, आप जब ये गवर्नमेंट में जाएंगे तो अगर इनके असासे बनते हैं, हम बड़े मियां साहब की तरह ये नहीं कहेंगे कि आप कौन है पूछने वाले। गवर्नमेंट में ये पब्लिक इस पोजीशन में आए और पब्लिक ऑफिस होल्डिंग में आए, इस दौरान ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ना करें। अगर आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं तो आपके पास पूरा राइट है कि आप चैलेंज करें, चैलेंज करें। असल मकसद ये है कि ड्यूरिंग द सर्विस अगर इस पब्लिक ऑफिस होल्डर को मिसयूज करके वो असासे ऐड ऑन करते हैं तो पकड़े जाएंगे। एक सेकंड वक्फा भी लेना। जी जी, बड़े मियां साहब ने जब ये कहा कि मुझसे मेरे असासों का आप पूछने वाले कौन होते हैं, तो मतलब ये था जी कि जो चीज एफबीआर ने पूछनी है वो नैब पूछ रही है, और जो चीज पूछनी है एससीसीपी ने वो भी नैब पूछ रही है, जो जुरिस्डिक्शन एफआईए की है वो भी नैब पूछ रही है, और पूछ सिर्फ उनसे रही है जिनको हुकूमत से निकालना है। ऑलराइट, अच्छा वक्त कम है, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। नफीसा शाह साहबा का भी इस पर टेक लेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नफीसा साहिबा, क्या आप भी अप्रिशिएट नहीं करेंगी पीटीआई को? अब असासे डिक्लेयर किए गए हैं मुशीरों के, मुआवरीन खुसूसी के, क्या ये अच्छी बात नहीं है? बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको भी मैं चाहूंगी कि इमरान खान साहब जो लफ्ज उनके रिकॉर्डेड हैं, ही शुड स्टैंड बाय हिज वर्ड्स। अगर आप क्रेडिबल रहना चाहते हैं तो जो चीजें आपने कही हैं उस पर कायम रहें।
वरना सदाकत अब्बासी साहब लेक्चर देते हैं, इनसे पूछे डबल स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है, इनको ज्यादा मुझसे पता है। सो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम यू टर्न कहते थे या मुनाफकत कहें उसको, ये मुनाफकत जो है अब ये ओवर हो रही है बहुत। हर शोबे में आपने जो वादे किए कंटेनर के ऊपर, आपने जो कमिटमेंट्स की, एक बार नहीं 3-3 बार, 10-10 बार, 15-15 बार, हर मजमुए में आपने ये पीटीवी का, सिर्फ आप पीटीवी का बता दें 30 रुपए, वो बार बार खान साहब ये पीटीवी के 50 रुपए ले रहे हैं, ये पीटीवी के 30 रुपए ले रहे हैं, आज पीटीवी के 100 रुपए ले लिए इन्होंने। मुझे अगर जवाब देने का टाइम दे, स्टिक टू योर एजेंडा, स्टिक टू योर प्रॉमिसेस। जवाब लेते हैं सदाकत साहब से, वक्त कम है। सदाकत साहब साथ मेरा सवाल भी ले लें एक छोटा सा। देखें, जब हमने पीटीवी की बात की, छोटा सा सवाल मेरा भी ऐड कर लें, आप फिर जवाब दे दें उसका, कि क्या पीटीआई को पूरे मुल्क से कोई मुआवरीन खुसूसी ऐसे नहीं मिले, इतने कॉम्पिटेंट नहीं मिल सके आपको जो डुअल नेशनल ना होते? देखिए, मैंने कहा कि इन्होंने तो यानी जो इनके दौर में एडवाइजर्स थे वो कैबिनेट मेंबर होना ना होना, मैंने कहा वो चले लीगल बात, आप उस पर जरूर बात करें। जो इनके दौर में एडवाइजर्स थे हमारे दौर में वही हैं, हमने उनके असासे शो किए हैं, इन्होंने नहीं कराए थे। इनको इस बात पे एतराज है, मुझे समझ नहीं आ रही किस बात का। दूसरी जो पीटीवी की बात है, जो इमरान खान साहब की तकरीरें आप सुना रहे, इमरान खान साहब पीटीवी के रोल पे बातें कर रहे थे कि उस वक्त का पीटीवी सिर्फ हुकूमत का वजीरनामा होता था, आज का पीटीवी टॉक शो करता है, जिसमें मैंने मलिक अहमद खान साहब को भी देखता हूं और नफीसा साहब को भी देखता हूं, ये अपनी पार्टी का मौकफ हुकूमत पे तनकीद करते हैं, तो ये बहुत बेहतर है, अभी दो आइडियल नहीं है। आपने कहा अपनी बातें सुने। वक्त खत्म हो गया सर। सदाकत साहब, मलिक अहमद खान साहब, नफीसा शाह साहबा, आप सबका बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।